Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our next chapter और कहो the last chapter of biology series जो कि है हमारा that is a microbes in human welfare. As you all know हमने अपनी biology series में क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर्स आज फिनिश हो गए हैं। सारे के सारे चैप्टर्स आज फिनिश हो चुके हैं क्लास 11th और 12th के। और ये जो आज का चैप्टर है दैट इज अ लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 8, ठीक है, दैट इज अ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और हमारी पूरी क्लास 11th क्लास 12th या कहो पूरी बायोलॉजी सीरीज ऑफ एनसीईआरटी सीरीज जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव any doubt on any topic you can message me on telegram, instagram as well as you can comment me on youtube। इस सब के आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। कल से जो है हम वो क्या स्टार्ट करेंगे दैट इज अ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2015 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा एक नई सीरीज और आ रही है जो कि है बायोलॉजी सीरीज 2.0। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, पहले से ही पीपीटी प्रेजेंट होंगी, ये पूरी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होगी, एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करेंगे अब की बार हम। पीपीटी प्रेजेंट होगी, जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स में है जिसका क्या डेटा इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सीरीज होगी दैट इज अ क्विक सीरीज, ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन सीरीज होगी, क्विक सीरीज होगी, इससे सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस सीरीज, इसमें हर जो चैप्टर है दैट इज अबाउट 1 आवर का एक चैप्टर रहेगा, ठीक है। मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगी कि पेपर से पहले आपके सारे चैप्टर्स 11 से लेके 12 तक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं। अगर कोई रह भी जाता है तो आप वो उसको यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर दैट इज अ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आज हम टोटल 6 चीजों के बारे में पढ़ेंगे और वो सारी की सारी किससे रिलेटेड है, दैट दे ऑल आर रिलेटेड विद माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स का कहाँ क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है। जैसे अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स का जो यूज है वो हाउस होल्ड में कहाँ देखने को मिलता है, मतलब घर में, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल में कहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोब्स की ही तो माइक्रोब्स कैसे काम आते हैं इन अ सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके अलावा हम माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स जो है वो कैसे प्रोडक्शन करते हैं, किसका, बायोगैस का, दैट इज अ कौन सी गैस, दैट इज अ बायोगैस। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोब्स जो है उनको हम कैसे यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स को हम बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज हम माइक्रोब्स को कैसे हाउस होल्ड में यूज करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एनिमल्स, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं दैट दे ऑल आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। अर्थ में जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम है उन सब में माइक्रोब जो है दैट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। माइक्रोब जो होता है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो या हमारी खुद की बॉडी के अंदर हो, या वो बॉडी प्लांट की हो या एज वेल एज या एनिमल की हो। अगर हम बात करें तो माइक्रोब्स हमें ऐसी जगह पे भी देखने को मिल जाता है जहां पे कोई और लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, जैसे कि डीप इनसाइड द गीजर जिसे हम थर्मल वेंट कहते हैं, जहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, वहां पे भी हमें माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। सॉइल के डीप सरफेस पे भी देखने को मिलेंगे, वेयर एज एसिडिक इन्वायरमेंट में भी देखने को मिलेंगे। माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं। माइक्रोब्स में क्या होते हैं, दैट इज प्रोटोजोन भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगल और प्लांट वायरस भी हो सकते हैं, वॉयरॉइड्स भी हो सकते हैं या फिर प्रियॉन्स भी होते हैं। प्रियॉन्स क्या होते हैं, ये प्रोटोनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें माइक्रोब्स की तो माइक्रोब्स ऐसे माइक्रोब जो कि बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो कब ग्रो करते हैं, वो तभी ग्रो करते हैं जब कोई न्यूट्रिएंट मीडिया प्रेजेंट हो और उस न्यूट्रिएंट मीडिया में वो क्या बनाते हैं, अपनी बैक्टीरिया की कॉलोनी बना लेते हैं, नहीं तो अगर फंजाई ग्रो हो रहा है तो फंगल कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है, जिनको हम अपनी खुद की नेकेड आइज अपनी खुद की आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा सब कल्चर हम क्यों करते हैं, ऐसा सब कल्चर
तब यूजफुल होता है जब हमें कभी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये एनसीईआरटी डायग्राम्स यहाँ पे कुछ गिवन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें बैक्टीरिया दिख रहा है, वो भी कैसा बैक्टीरिया, कैसी शेप दिख रही है, दैट इज अ रॉड शेप। वेयर एज अगर हम नीचे सेकंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बैक्टीरिया ही दिख रहा है, और वो बैक्टीरिया कैसा है, दैट इज अ स्फेरिकल शेप। इन सब के बारे में हम मोनेरा में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर सी डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप का तो है, लेकिन उसके साथ क्या प्रेजेंट है, दैट इज फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है ये किसके दे रखी है, दिस इज अ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के बाद ये क्या है, दैट इज अ एडिनोवायरस। इसका काम क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। कौन सा इन्फेक्शन करता है एडिनोवायरस, दैट इज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी डायग्राम की, तो सी डायग्राम क्या है, दैट इज अ रॉड शेप। रॉड शेप कौन सा वायरस, दैट इज टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है। यहाँ कुछ ये दो फंगल कॉलोनी दे रखी है, ठीक है। ये जो डायग्राम है किसका शो कर रहा है, दैट इज अबाउट अ फंगल कॉलोनी। यहाँ पे इस कल्चर मीडिया में फंगल जो क्या है वो अपनी कॉलोनी बना रहा है, और यहाँ पे कौन कॉलोनी बना रहा है, दैट इज बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना रहा है, ठीक है। तो these all are about the diagrams that is given in NCERT। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स इन। अगर हाउस होल्ड की बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, पहला जो है वो हमें देखने को मिलता है दैट इज अ कट। कट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इस लैक्टोबैसिलस का काम होता है, जस्ट अ सेकेंड, इस लैक्टोबैसिलस का काम होता है कि ये कोगुलेट कर देता है, किसको, कैसीन प्रोटीन को, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, कोगुलेट कैसीन प्रोटीन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कैसीन प्रोटीन इन अ मिल्क, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अ कर्ड, ठीक है। कर्ड के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होता है और कहाँ हाउस होल्ड में देखने को मिलता है, दैट इज अ चीज। चीज भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्विस चीज एंड सेकेंड वन इज अ, दूसरा कौन सा होता है, दैट इज अ रॉकीफोर्ट चीज, ठीक है। ये जो स्विस चीज होती है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से, दैट इज अ प्रोपियोनो बैक्टीरियम की वजह से, दैट इज अ प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। वेयर एज अगर हम रॉकीफाइड चीज की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी से, दैट इज अ रॉकीफोर्टी, ठीक है। ये जो प्रोपियोनी शर्मानिया होता है ये क्या होता है, दैट इट इज अ बैक्टीरिया। वेयर एज अगर हम रॉकीफाइड चीज की बात करें तो ये कैसे मीठा होता है, किसकी वजह से राइपन होता है, दैट इज पेनिसिलियम रॉकीफोर्ट, जो कि क्या है, दैट इज अ फंजाई, ठीक है। सो दिस इज अबाउट चीज गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड की, तो नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज इडली एंड डोसा, ठीक है। अगर हम इडली डोसा की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ये कैसे फर्मेंट हो जाता है, हम रख देते हैं ना। अगर आपने कभी अपनी मम्मी को देखा हो कि वो रात को पहले चावल या दाल अगर उन्हें डोसा बनाना होता है तो उसे भिगोती हैं, इसके बाद नेक्स्ट 7 से 8 घंटे बाद उसको ग्राइंड करती है, ग्राइंड करने के बाद भी उसे फिर फर्मेंटेशन के लिए रखती है। तो वो कौन से बैक्टीरिया से फर्मेंट होता है, दैट इज फर्मेंटेड बाय अ बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड नेक्स्ट इज अ लियोकोनोस्टक, ठीक है। इन बैक्टीरियो की वजह से इडली और डोसा में फर्मेंटेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ की बात करें, योगर्ट की बात करें, ठीक है, दैट इज अ योगर्ट, इसकी बात करें
तो ये किसकी वजह से होता है? दिस इज अबाउट लैक्टोबैसिलस की वजह से और स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेड की। 4 ये हो गए, नेक्स्ट स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर हम फिफ्थ बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो इंडस्ट्री वाला स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज अ फिफ्थ वन की, सो वो होता है ब्रेड। ब्रेड कैसे बनता है? ठीक है, ब्रेड बनता है किससे? दैट इज फर्मेंटेड यूजिंग अ बेकर ईस्ट। हम यहाँ पे कौन सी यूज करते हैं? बेकर ईस्ट यूज करते हैं, और उस ईस्ट का नाम क्या होता है? दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट जो होता है, अगर हम ब्रेकर मतलब ब्रेड की बात करें, तो ब्रेड जो होता है किसकी वजह से फर्मेंट होता है? ब्रेड फर्मेंट होता है बेकर ईस्ट की वजह से। ठीक है, क्योंकि उस बेकर ईस्ट में क्या होता है? दैट इज अ सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं पेन कैसे डिस्प्लेस हो गया। एक मिनट। सो हम यहाँ पे बेकर ईस्ट के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो ये बेकर ईस्ट क्या है? दैट इज अ सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से CO2 होता है, जो CO2 प्रेजेंट होता है वो क्या देता है? एक पफीनेस प्रोवाइड करता है, मतलब फूलापन, मतलब फूलापन। ठीक है, एक पफीनेस, स्पंजीनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमें माइक्रोब्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। सो लेट्स रीड आउट फ्रॉम द NCERT। सो अगर आप बहुत ज्यादा सरप्राइज ना हो तो आपको ये जान के पता चलेगा कि माइक्रोब्स और माइक्रोब्स के प्रोडक्ट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें दही बनाना हो दूध से, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा प्रेजेंट होता है? दैट इज अ लैक्टोबैसिलस एसिड। ठीक है, जिसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि मिल्क में ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? कर्ड में। ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ के दौरान क्या होता है? जो LAB होता है दैट इज अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जस्ट अ 1 सेकेंड। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है उसका काम क्या होता है? वो एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है वो क्या होने लगता है? पार्शियली डाइजेस्ट होने लगता है। मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? दैट इज अ केसिन प्रोटीन। यहाँ पे मैंने बता दिया कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज अ केसिन प्रोटीन। इसी वजह से जैसे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ, थोड़े ही अमाउंट ऑफ कर्ड मिलाते हैं किसी भी फ्रेश मिल्क में, जिसे हम कहते हैं एज अ एनिकुलम या फिर स्टार्टर। ठीक है, जिसमें कितने मिलियंस ऑफ LAB प्रेजेंट होते हैं, जो कि सूटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करते हैं और मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि विटामिन B12 क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और इन आवर स्टमक टू जो LAB होता है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करता है जब हमें कोई भी डिजीज को चेक करना होता है जो कि माइक्रोब्स की वजह से हुई है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि मिल्क से दही कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कभी आपकी मम्मी ने आपको भेजा है कि जाओ पड़ोस वाले घर से जामन ले आओ, तो जो जामन होता है वो एक थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कर्ड ही होता है, जिसको हम एज अ एनिकुलम या स्टार्टर कह रहे हैं। उसी एनिकुलम और स्टार्टर के अंदर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। फिर उसे हम वार्म मतलब ल्यूक मिल्क में, मतलब ना ठंडा ना ज्यादा गर्म मिल्क में मिला देते हैं, और फिर वो वहां पे एक सुटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई कर देता है, और मल्टीप्लाई जैसे ही करता है सो मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज अ केसिन प्रोटीन, उसे कोगुलेट करेगा, डाइजेस्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ कर्ड। ठीक है, अगर हम डो की बात करें, ठीक है,
आपने कभी जैसे डो जो होता है, जो किसके लिए यूज होता है डो, अगर हम डो की बात करें तो छोले भटूरे, भटूरे का डो होता है, ठीक है। जो भी हम डो यूज करते हैं, सच एज अगर डोसा की बात करें या इडली की बात करें या भटूरे का जो डो होता है, वो सब बैक्टीरिया से फर्मेंटेड होता है, ठीक है। जो उसकी पफ्ड अपीयरेंस होती है डो की, वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर CO2 की प्रोडक्शन हो जाती है। कौन सी गैस की प्रोडक्शन हो जाती है? दैट इज CO2 गैस की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो ये डो है, जो हम ब्रेड बनाने के लिए जो डो यूज करते हैं, वो किसकी वजह से फर्मेंट होता है? वो बेकर ईस्ट की वजह से फर्मेंट होता है, ठीक है। सो बेकर ईस्ट क्या है? दैट इज अ सैक्रोमाइसिस सेरियेसी, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड भी यूज किए जाते हैं जो कि फर्मेंट होते हैं किसके? माइक्रोब्स की वजह से। कौन सी ड्रिंक की बात हो रही है? दैट इज अ टोडी ड्रिंक की बात हो रही है। वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि बहुत सारे साउथ इंडियन के पार्ट्स में ड्रिंक की जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? वो फर्मेंट होती है किससे? सैप से। किससे फर्मेंट होती है? दैट इज फ्रॉम अ सैप ऑफ अ पाम, ठीक है। फ्रॉम अ पाम, पाम एक प्लांट होता है जो कि एक मोनोकॉट प्लांट होता है, उसकी सैप से फर्मेंट होती है। माइक्रोब्स आल्सो यूज टू फर्मेंट अ फिश। माइक्रोब्स को हम इसलिए भी यूज करते हैं कि फिश को फर्मेंट कर सके, सोयाबीन को फर्मेंट कर सके और बैम्बू की शूट को फर्मेंट कर सके, ताकि क्या बन सके? फूड बन सके, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी? फिश को तो फर्मेंट करते ही है। सोयाबीन को जब फर्मेंट करते हैं तो आपने ये नाम सुने होंगे, दैट इज टोफू। टोफू नाम सुना है? ये खाया जाता है। टोफू हो गया या सूफू हो गया, ये सारी चीजें खाई जाती है। जो टोफू सूफू होते हैं दैट इज फर्मेंटेड स्पीशीज ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन की है। या बैम्बू की शूट को फर्मेंट करते हैं ताकि खाना बन सके। उसके अलावा हम बात करें चीज की, ठीक है। सो जो चीज है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फूड आइटम जिसमें माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग वेराइटीज के जो चीज होते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? अपने खुद के टेक्सचर की वजह से, अपने खुद के फ्लेवर की वजह से और अपने खुद के टेस्ट की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्विस चीज की बात करें तो स्विस चीज में बहुत लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं। वो लार्ज होल्स क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर CO2 की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और वो कौन करता है? दैट इज बाय अ बैक्टीरियम। उस बैक्टीरियम का नाम क्या होता है? दैट इज प्रोपोनोइबैक्टीरियम शर्मेनी, ठीक है। दैट इज अ प्रोपोनोइबैक्टीरियम शर्मेनी। उसके अलावा एक और चीज होता है दैट इज अ रोक्यूफोर्ड चीज, दैट इज राइपेंड बाय ग्रोइंग ऑफ सम स्पेसिफिक फंजाई। वो किससे राइपन होता है? एक स्पेसिफिक फंजाई, जिस फंजाई का नाम क्या है? दैट इज अ पेनिसिलियम रोकीफोर्टी, ठीक है। ताकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्लेवर आ सके। सो दिस इज अबाउट अ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स को हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम माइक्रोब्स की बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में तो ठीक है, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स को यूज किया जाता है ताकि वो सिंथेसाइज कर सके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बीवरेजेस और एंटीबायोटिक्स इसके एग्जांपल हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल है, जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल में, जहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। वो ग्रो करे जाते हैं किसमें? एक लार्ज वेसल्स में, जिन्हें हम फर्मेंटर्स कहते हैं। सो दीज आर फर्मेंटर्स। ये फर्मेंटेशन प्लांट है एंड दीज आर फर्मेंटर्स। इसके अंदर क्या होता है? दैट इज माइक्रोब्स की ग्रो होते हैं और यहीं पर प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्रियल स्केल में, ठीक है। सो अगर हम बात करें किसकी? अल्कोहल की, ठीक है। तो अल्कोहल को कैसे फर्मेंट करते हैं? अल्कोहल को फर्मेंट करते हैं बाय अ ब्रूअर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट अलग होती है, ब्रूअर्स ईस्ट अलग होती है, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें भी हम यूज करते हैं दैट इज अ सैक्रोमाइसिस, डबल सी, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। और किसकी वजह से होती है? ईस्ट की वजह से होती है, पता तो चल ही गया, ठीक है। सो अल्कोहल जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डिस्टिल्ड और दूसरी होती है दैट इज अ नॉन डिस्टिल्ड, ठीक है, या कह लो फर्मेंटेड, ठीक है। एक होती है डिस्टिल्ड और एक होती है नॉन डिस्टिल्ड या कह लो फर्मेंटेड, ठीक है। अगर हम डिस्टिल्ड की बात करें
सो डिस्टिल्ड में आते हैं विस्की, रम, ब्रांडी, ठीक है, दैट इज अ विस्की, रम, ब्रांडी, ठीक है। इसके अलावा वोडका, ठीक है, गेन, ठीक है। ब्रांडी के अंदर कितना ज्यादा अल्कोहल परसेंटेज होता है, दैट इज 40 to 60% होता है, ठीक है। जो हमारी नॉन डिस्टिल्ड होती है या फर्मेंटेड होती है उसमें क्या आता है, दैट इज अ वाइन। उसके अंदर कितना अल्कोहल कंटेंट होता है वाइन के अंदर, दैट इज अबाउट अ 9 to 12%, ठीक है। दूसरी होती है जो होती है बियर, बियर में कितना अल्कोहल कंटेंट होता है, दैट इज 3 to 6%, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम होता है, हो सकता है दैट इज अबाउट अ 13%, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आफ्टर विच, इसके बाद क्या होगा, 13% तक जा सकता है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, आफ्टर विच क्या होगा, ईस्ट जो है वो खुद को पॉइजन देने लग जाएगा, ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ एंड टू डेथ, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट इज अबाउट अ 30%, ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में लिखा है, मैंने वहां पे बता दिया है सारा। माइक्रोब जो होते हैं स्पेशली हम ईस्ट का यूज करते हैं ताकि हम प्रोडक्शन कर सके बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है। इस पर्पस के लिए हम सेम ईस्ट यूज करते हैं जिसे हम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी कहते हैं, जो कि हम ब्रेड मेकिंग में भी यूज करते हैं, और उसी को हम ब्रोयर ईस्ट या फिर बेकर ईस्ट कहते हैं, दोनों एक ही बात होती है, सॉरी, ठीक है। जिसे हम यूज करते हैं कि हम माल्टेड सीरियल्स को भी फर्मेंट कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस को भी फर्मेंट कर सकते हैं, ताकि वो प्रोड्यूस क्या कर सके, इथेनॉल प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अ रॉ मटेरियल, किस तरीके का रॉ मटेरियल है जो कि यूज हो रहा है फर्मेंटेशन में, उसी तरीके की प्रोसेसिंग होती है, या तो विद डिस्टिलेशन होती है या विदाउट डिस्टिलेशन होती है। मैंने डिस्टिलेशन भी बता दी और विदाउट डिस्टिलेशन भी बता दी, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक जो होती है प्रिपेयर की जाती है। अगर हम विदाउट डिस्टिलेशन की बात करें, सो दैट इज वाइन और बियर, वेयर एज विस्की, ब्रांडी, रम जो है दैट इज प्रोड्यूस बाय अ डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ, ठीक है। So this is about a fermented beverages. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ एंटीबायोटिक। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें, सो एंटीबायोटिक क्या होती है, दैट इज एज अ नेम सजेस्ट अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, अगेंस्ट लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक को, ठीक है। तो हमारे जो इसमें किसने यूज किया था, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ठीक है। उन्होंने वर्क किया था कौन से बैक्टीरिया पे, दैट इज ऑन अ स्टिफाइलोकोकस पे। इस बैक्टीरिया पे क्या किया था, दैट इज वर्क किया था, स्टिफाइलोकोकस, दैट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तो इसको आप देखते हैं देखते हैं क्या लिखा है। तो एंटीबायोटिक्स इज प्रोड्यूस बाय अ माइक्रोब, माइक्रोब्स ही एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन द 20th century have been greatly contributed toward the welfare of the human society, जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स का यूज किया था, डिस्कवरी करी थी कब, 20th century में, जिसका बहुत बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन हुआ था कब, टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ग्रेट कंट्रीब्यूशन हुआ था हमारी ह्यूमन सोसाइटी के हेल्थ के रिगार्डिंग। एंटी जो होता है इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका नाम मतलब होता है अगेंस्ट, बायो मतलब होता है लाइफ, तो इसको हम कह सकते हैं दैट इज अगेंस्ट द लाइफ इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, ठीक है। जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे डिजीज हो रही है तो उनके अगेंस्ट जो हम यूज करते हैं उसे हम एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं एक तरीके की केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है,
वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है, जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करना या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करना। सबसे ज्यादा अगर आप किसी कॉमन एंटीबायोटिक से फेमिलियर होंगे, दैट इज अ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन जो थी दैट वाज अ फर्स्ट डिस्कवरी एंटीबायोटिक, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी थी इट वाज अ चांस डिस्कवरी, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस पे वर्क किया था, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क किया था, और उन्होंने जैसे ऑब्जर्व किया था मोल्ड ग्रोइंग ऑन अ अनवॉश्ड कल्चर, ठीक है। एक अनवॉश्ड कल्चर के ऊपर, कल्चर प्लेट के ऊपर एक मोल्ड ग्रो कर रहा था, ठीक है, जिसके अराउंड स्टेफाइलोकोकाई जो है ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उन्हें ये पता चला दैट इट वाज ड्यू टू द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड, जिसका उन्होंने नाम रखा दैट इज अ पेनिसिलिन, ठीक है। सो क्या हुआ, क्या हुआ, एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट थी, ठीक है, उसके अराउंड एक मोल्ड जो है वो ग्रो कर रहा था, ठीक है, जिसके आसपास जो था स्टिफाइलोकोकाई जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उन्हें पता चला ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस मोल्ड के आसपास क्या प्रोड्यूस हो रहा था, उस मोल्ड के पास एक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा था जिसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। आफ्टर द मोल्ड उसका नाम रख दिया गया दैट इज अ पेनिसिलियम नोटेटम। इट वाज द फुल पोटेंशियल एज अ इफेक्टिव एंटीबायोटिक, जिसे एस्टेब्लिश किया था और मच लेटर बाय अर्न्स्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने, ठीक है। ये जो एंटीबायोटिक थी ये बहुत ज्यादा यूज की गई थी, एक्सटेंसिवली यूज की गई थी, कब, अमेरिकन सोल्जर्स के लिए ड्यूरिंग अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसके बाद अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, इन सबको एक नोबेल प्राइज द्वारा पुरस्कारित भी किया गया था इन 1945 उनकी डिस्कवरी के लिए। इस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए इन्हें क्या मिला था, अवार्ड भी मिला था, कब, इन 1945, दैट इज अ नोबेल प्राइज, ठीक है। आफ्टर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बाद बहुत और अदर एंटीबायोटिक्स जो है प्यूरिफाइड की गई फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें से कुछ एंटीबायोटिक्स जो थी उन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रूव आर कैपेसिटी, बहुत ज्यादा इम्प्रूव आर कैपेसिटी को इम्प्रूव किया, कौन सी, डेडली डिजीज के रिगार्डिंग, ठीक है, ऐसी डिजीज जिनसे डेथ हो सकती है, जैसे सच एज प्लेग, वूफिंग कफ, जिसे हम क्या कहते हैं, काली खांसी, डिप्थेरिया, गलघोटू, ठीक है, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, जिसमें यूज टू किल अ मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। सो टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द एंटीबायोटिक। तो आज के टाइम पे हम बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते वर्ल्ड को बिना एंटीबायोटिक के, ठीक है। तो अगर हम बात करें ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू सजेस्ट सम अदर एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो कुछ और अदर एंटीबायोटिक्स बता सकते हो, हाँ बहुत सारी हैं, दैट जैसे कि इरेथ्रोमाइसिन, ठीक है, इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेक्स्ट क्लोराम्फेनिकोल, सो दीज ऑल आर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो था दैट इज अ केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कौन कौन से थे उनको हम पहले एक साइड लिख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने बीच में साइड कर दी, नहीं तो साइड में रहती तो ज्यादा ठीक रहता। ठीक है, चलो लिखते हैं, देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, तो इसमें पहले अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई क्या है, दैट इज एस्परगिलस नाइगर, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूसेस करता है, दैट इज अ सिट्रिक एसिड, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करें दूसरे की, तो वो क्या है, एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, दैट इज अ एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। वो क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम की,
जो वो क्या है, वो भी क्या है, दैट इज अ बैक्टीरिया। और कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट इज नाम से पता चल रहा है, ब्यूट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज अ लैक्टोबैसिलस। अभी हमने कार्ड में पढ़ा था इसके बारे में। ये भी क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। और कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ लैक्टिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम इसे एनसीईआरटी में देखें। ठीक है। सो अगर एस्परगिलस नाइगर की बात हो रहा है तो वो क्या है, एक फंगस है। और कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ सिट्रिक एसिड। दूसरे की अगर बात करें, दैट इज अ एसिटोबैक्टर एसिड एसिटाई, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया। और कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड। जो थर्ड वन है, दैट इज अ क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, जो भी क्या है, वो दूसरा भी क्या है, दैट इज अ बैक्टीरिया। और क्या एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ ब्यूट्रिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैक्टोबैसिलस की, वो क्या है, वो भी एक बैक्टीरिया। और क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है। अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट क्या होता है, दैट इज अ सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी की अगर बात करें, तो उसको हम यूज करते हैं जब हमें किसकी प्रोडक्शन करनी हो, इथेनॉल की प्रोडक्शन करनी हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे माइक्रोब्स को यूज किया जाता है ताकि किस एंजाइम्स की क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके। ठीक है। जैसे जो लाइपेज है उसको हम यूज करते हैं कब, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, या फिर जो भी ऑयल स्टेन, मतलब ऑयल के जो धब्बे लग जाते हैं उनको रिमूव करने में यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, दैट इज फ्रॉम द लॉन्ड्री। क्या कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज अ लाइपेज। इसके अलावा अगर आपने कभी देखा हो कि जो भी आप बॉटल जूसेस लेके आते हो, ठीक है, जैसे अगर आप फ्रूटी की बॉटल लेके आए या जो भी आप लेके आते हो, जैसे पोमोग्रेनेट का जो भी जूस लेके आते हो, अगर मार्केट से लेके आते हो तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर होते हैं। वेयर एज अगर वैसे ही जूस अगर आप घर पे बनाओ तो वो क्लियर नहीं होते। तो ये जो बॉटल जूसेस होते हैं, ये किसकी वजह से क्लियर होते हैं, ये क्लियर होते हैं बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज अ स्ट्रेप्टोकाइनेज की। वो क्या है, दैट इज आल्सो प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, जिसे हम यूज करते हैं एज अ क्लॉट बस्टर की तरह यूज करते हैं। जो जिसका काम क्या होता है, क्लॉट को रिमूव करना, ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट। जो भी पेशेंट होता है उसकी ब्लड वेसल से क्लॉट को रिमूव करता है कौन, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ये कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ बायोबैक्टीरियम, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। और who have undergone a myocardial infarction leading to a heart attack। ठीक है, जो ऐसे पेशेंट जो कि किस में अंडरगो गया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसकी वजह से बाद में हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो दो दे रखे हैं, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, उसको हम यूज करते हैं इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट की तरह, कब, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे। ठीक है, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं। एंड दैट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस कॉल्ड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टैटिन जो होता है, दैट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अ ईस्ट। वो भी कौन प्रोड्यूस करता है, ईस्ट ही प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम होता है मोनाकस परप्यूरियस, जिसको हम यूज करते हैं एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, दैट इज स्टैटिन यूज करते हैं, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय अ ईस्ट नोन एज मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है। सो अगर इसको याद करना हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखो बॉटल जूसेस वगैरह आपको क्लियर है, यहाँ ये नीचे वाले में इन दो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कंफ्यूजन होती है। तो एक इसका निमोनिक याद कर लो, सीटीआई, सी स्टैंड फॉर साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या होगा, फंगस होगा। एंड किसके लिए यूज होगा, दैट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ठीक है। दूसरा याद कर लो, दैट इज अ एमबी, एम स्टैंड फॉर मोनास्कर परप्यूरियस, और इसका काम होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम कैसे सीवेज का यूज करते हैं। ठीक है, सीवेज के ट्रीटमेंट के टाइम पे माइक्रोब्स का कैसे यूज करते हैं। तो इसके कुछ तीन मेथड्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी। ठीक है। अगर प्राइमरी मेथड की बात करें तो प्राइमरी मेथड जो होता है वो पूरी तरीके से फिजिकल प्रोसेस होता है, मतलब स्वयं किया जा सके।
सेकेंडरी प्रोसेस जो होता है ये कैसा होता है, दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब किसका यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं ताकि पानी को ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट जो होता है टर्शरी, टर्शरी क्या होता है, दैट इज अ फिजिकल केमिकल प्रोसेस। ठीक है, सो सीवेज समझ में आता है क्या होता है, ठीक है, वट एवर द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वट एवर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ वेस्ट वाटर जो कि जनरेट किया जाए हर रोज सिटीज और टाउन से, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा उस वेस्ट वाटर के अंदर क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसी म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। ठीक है, सो ये जो सीवेज है इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, दैट आर पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो इन जो ये जो सीवेज है इसे हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते किसी भी नेचुरल वाटर बॉडी में, मतलब रिवर और स्ट्रीम में डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता है, बहुत ज्यादा गंदा होता है। ठीक है, तो डिस्पोजल करने से पहले मतलब वाटर बॉडीज जो नेचुरल वाटर बॉडीज है लाइक रिवर और स्ट्रीम्स में डालने से पहले इस पानी को हमें इसमें सीवेज ट्रीटमेंट करानी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की हेल्प से, और इसे क्या बनाना पड़ता है, लेस पॉल्यूटिंग बनाना पड़ता है। ठीक है, सो ये जो ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का वो डन कौन करता है, दैट इज डन बाय अ हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, सो ये जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है कौन करता है, दैट इज डन बाय अ हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट दे ऑल ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन अ सीवेज। ठीक है, तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है ये दो स्टेजेस में किया जाता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें दो ही ट्रीटमेंट गिवन है लेकिन तीन होते हैं। अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो दिस ट्रीटमेंट जो होता है इसमें फिजिकली रिमूवल होता है पार्टिकल्स का, जो भी लार्ज और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इजिली रिमूव कर सकते हैं सीवेज से विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, पानी की फिल्ट्रेशन करके या सेडिमेंटेशन करके, तो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस दीज आर रिमूव्ड इन दीज स्टेजेस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब जो ऊपर की तरफ बह रहा होता है ना, ऊपर उस डेब्रिस को हम रिमूव कर सकते हैं बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, मतलब बार बार लगातार अगर फिल्ट्रेशन करते रहेंगे तो वो जो फ्लोटिंग डेब्रिस है जो ऊपर की तरफ तैर रहा होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर जो ग्रिट होता है मतलब जो सॉइल और छोटे छोटे स्मॉल पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर प्रेजेंट होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन की वजह से क्या होगा, सेडिमेंट नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे फिर वो रिमूव हो जाएंगे, तो जो भी ऑल सॉलिड जो भी सेटल्ड हो जाएंगे वो क्या बना लेंगे, एक प्राइमरी स्लज बना लेंगे, और जो सुपरनेटेंट फॉर्म होगा, जो ऊपर का जो सुपरनेटेंट फॉर्म होगा वो क्या बना लेगा, दैट इज अ एफ्लुएंट। ठीक है, फिर इस एफ्लुएंट को हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक से लेके कहाँ लेके जाएंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एफ्लुएंट है हमने इसे कहाँ लिया, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकाला, कहाँ से, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकाला, किसे, इफ्लुएंट को जो कि एक सुपरनेटेंट फॉर्म था उसमें से निकाला, और कहाँ लेके गए इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, कहाँ लेके गए, दैट इज फॉर अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके गए तो ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट था मतलब जो सुपरनेटेंट फॉर्म था उसे हमने पास कर दिया एक लार्ज एरेशन टैंक में। ठीक है, कहा, एक बड़े से टैंक में, लार्ज एरेशन टैंक में कर दिया, जिसके अंदर कॉन्स्टिटेंटली बार बार एजिटेटेड हो रहा था मैकेनिकली, और एयर जो है वो पंप की जा रही थी अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा विग्रस ग्रोथ हो रही थी किसकी, एरोबिक माइक्रोब्स की। ठीक है, क्योंकि एयर अंदर जा रही थी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो उस वजह से एरोबिक माइक्रोब्स की क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी इनटू अ फ्लॉक, फ्लॉक के फॉर्म में। फ्लॉक क्या होता है, दैट इज अ मास ऑफ बैक्टीरिया दैट इज एसोसिएटेड विद अ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट से एसोसिएट हो रहे होते हैं और एक छन्नी जैसा मतलब एक जाल जैसा मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, वाइल ग्रोइंग माइक्रोब्स जब ग्रो कर रहे थे तो ये जो माइक्रोब्स है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो इफ्लुएंट के अंदर, प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था उसको कंज्यूम कर रहे थे, तो उसी कंज्यूमिंग की वजह से वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे। ठीक है,
तो उसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, कि जो बीओडी है दैट इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या होती है, इफ्लुएंट की कम हो जाती है। अगर हम बीओडी की बात करें, ठीक है, बीओडी क्या होती है ठीक है, तो बीओडी बीओडी क्या होती है, बीओडी होती है दैट इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जिसमें क्या होता है, दैट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर है ताकि डिग्रेड हो सके या फिर रिमूव हो सके क्या, वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो कि पानी में प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, वो सारी डिग्रेड हो सके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और कौन रिमूव करेगा, दैट इज बाय एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो बीओडी जो होती है दैट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी ऑफ वाटर, मतलब जितना ज्यादा पानी प्योर होगा उतनी बीओडी क्या होगी, कम होगी। तो ठीक है, बीओडी कम हो रही है मतलब पानी जो है वो प्योर हो रहा है, ठीक है। वही चीज लिखी है, बीओडी रेफर्स टू अ कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ताकि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम किया जा सके इन अ 1 लीटर ऑफ बैक्टीरिया, 1 लीटर ऑफ वाटर दैट वर ऑक्सीडाइज्ड बाय अ बैक्टीरिया, ठीक है। जो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है ये तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक बीओडी का जो लेवल है कम नहीं हो जाता। जैसे बीओडी का लेवल कम होगा तो जो पानी की प्योरिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो बीओडी टेस्ट मेजर जो है वो ये किया जाता है, ये क्या मेजर करता है कि कितने रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन हुआ है बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब एक सैंपल ऑफ वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कितने रेट से ऑक्सीजन को अपटेक, कितने रेट से ऑक्सीजन को लिया है, ठीक है। दस अगर इनडायरेक्टली कहें तो बीओडी जो है वो एक तरीके से ये मेजर करती है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है प्रेजेंट है इन वाटर में, ठीक है। जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतना ज्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा, मतलब जितना ज्यादा पानी की बीओडी होगी, ठीक है, उतना ज्यादा गंदा पानी होगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ही सीवेज का जो पानी है या वेस्ट वाटर का जो पानी है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है, ठीक है, बीओडी जो है उसका पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाता है, फिर उस इफ्लुएंट को हम सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, दैट इज इन अ सेटलिंग टैंक, कहाँ से, एरेशन टैंक से लेके सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर कर देंगे, जहाँ पे जो बैक्टीरियल फ्लॉक जो है वो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे सेडिमेंट होने लगेंगे, ठीक है। और उसी सेडिमेंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। फिर उस एक्टिवेटेड स्लज में से हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे और उसे दोबारा से एरेशन टैंक में वापस पंप बैक कर देंगे, जहां पे वो कैसे काम करेगा एज अ इनोक्यूलम, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द जो स्लज है उसे हम लार्ज टैंक में डालेंगे जिसे हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं, ठीक है। हेयर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने लगेंगे विद द हेल्प किसकी वजह से, एनारोबिकली की वजह से, और जो बैक्टीरिया है उनको डाइजेस्ट करेंगे और फंजाई को डाइजेस्ट करेंगे जो भी स्लज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द डाइजेशन, जब ये डाइजेशन चल रही होगी तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज अ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं गैसेस को हम क्या मिला के बनाते हैं, दैट इज अ बायोगैस, जो कि कैसे यूज होती है, कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज अ इनफ्लेमेबल, कैसी होती है, दैट इज अ इनफ्लेमेबल, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज CO2, H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अ बायोगैस, दैट इज अ CO2, H2S एंड CH4। ये जो इफ्लुएंट है, ठीक है, फिर वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से, ठीक है, कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, नेचुरल वाटर बॉडीज में लाइक रिवर और स्ट्रीम में, ठीक है। तो फिर ये बाद में रिलीज कर दिया जाएगा। तो जो माइक्रोब्स होते हैं दैट प्ले अ वेरी मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। तो पूरे ग्लोब के अराउंड माइक्रोब्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहाँ पे वो वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, ठीक है। जब ये वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, उन्होंने एक इनिशिएट किया था, दैट इज अ गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ताकि जो रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स हैं हमारी कंट्री के, उनको हम सेव कर सके फ्रॉम पॉपुलेशन से, ठीक है। अंडर दिस प्लान, इस प्लान के अंडर क्या था, जिसमें हमने बिल्ड किया लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, ताकि ओनली ट्रीटेड सीवेज को ही डिस्चार्ज कर सके रिवर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स इन अ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो माइक्रोब्स की कैसे प्रोडक्शन होती है बायोगैस के अंदर, ठीक है। तो बायोगैस जो होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, दैट इज अ बायोगैस, जिसमें सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट कौन सी गैस होती है, सबसे ज्यादा कौन सी अमाउंट में प्रेजेंट होती है, दैट इज अ मीथेन, जिसका परसेंटेज क्या होता है, दैट इज अबाउट 50 to 70%, ठीक है। दैट इज प्रोड्यूस बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो कि कैसे प्रोड्यूस होती है, माइक्रोबियल की एक्टिविटी की तरीके से प्रोड्यूस होती है, और इसी बायोगैस को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो अलग अलग तरीके की गैसियस एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान, ठीक है। जब माइक्रोब्स की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उस टाइम पे ये अलग अलग तरीके के गैसियस एंड प्रोडक्ट्स निकालते हैं। So the type of gas is produced depend on the type of microbes and the organic substrate they utilize, ठीक है। तो किस तरीके की गैस बनी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इस पे डिपेंड करती है कि माइक्रोब कैसा है और उसके पास कैसा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है जिसने उसको यूटिलाइज किया है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्मेंटेशन ऑफ डो की, चीज मेकिंग की या प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस की, इसमें सबसे ज्यादा मेन गैसेस क्या होती है, दैट इज CO2, ठीक है। हाउएवर जो सर्टेन बैक्टीरिया है वो कहाँ ग्रो करते हैं, दैट इज ग्रो एनारोबिकली। एनारोबिकली मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कहाँ पे, ऑन अ सेलुलोजिक मटेरियल, जहाँ पे वो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और मीथेन के साथ साथ CO2 और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मेथेनोजेंस, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं कॉमन बैक्टीरियम को, दैट इज अ मेथेनोबैक्टीरियम। ये जो मेथेनोजेंस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ऑब्लिगेट एनारोब्स। क्या बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान, और ये जो बैक्टीरिया है ये र्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब र्यूमन क्या होता है, एक स्टमक का पार्ट होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसके र्यूमन में, कैटल की, ठीक है। काव और भैंस की र्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक स्टमक के पार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। और लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल जो भी प्रेजेंट होता है फूड के अंदर, ठीक है। जो कैटल का फूड होता है ना, जिसे हम फोडर कहते हैं, घास फूस कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सेलुलोजिक मटेरियल होता है, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ल्यूमन। तो जो र्यूमन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलोज का, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन ऑफ कैटल के लिए, ठीक है। सो जो एक्सक्रीट्रा होता है, मतलब डंग ऑफ अ कैटल, मतलब गोबर की बात हो रही है यहाँ पे, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज गोबर, जो कि रिच होता है बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का, और उस डंग को हम यूज करते हैं एज अ जनरेशन फॉर बायोगैस या फिर गोबर गैस, ठीक है। अगर हम बायोगैस प्लांट की बात करें तो उसके अंदर एक टैंक होता है, वो टैंक की कितनी हाइट होती है, दैट इज 10 to 15 डीप फीट होता है, मतलब इतना गहरा होता है, 10 से 15 फीट डीप, जिसमें हम बायो वेस्ट, जितना भी बायो वेस्ट है उस सबको कलेक्ट करते हैं और डंग की स्लरी बनाते हैं, ठीक है। और एक फ्लोटिंग कवर जो होता है, एक फ्लोटिंग कवर प्रेजेंट होता है, उसको हम रख देते हैं स्लरी के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से जो गैस होती है वो राइज करती रहती है, जो भी टैंक के अंदर गैस जो प्रोड्यूस होती है वो राइज करती रहती है ड्यू टू देयर माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये जो बायोगैस प्लांट है उसका एक आउटलेट होता है जो कि किससे कनेक्ट होता है, ऐसे पाइप के साथ जहां से बायोगैस सप्लाई होती है नियर बाय हाउसेज में। ये जो प्लांट स्लरी होती है उसे हम रिमूव कर देते हैं दूसरे आउटलेट से, जिसे हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। जो ये कैटल का डंग होता है ये बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है रूरल एरियाज में, जहाँ पे कैटल जो होती हैं उसको हम यूज करते हैं वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए। तो ये जो कैटल का डंग है वो हमें रूरल एरियाज, मतलब गांव जैसे एरियाज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सो जो बायोगैस है आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज, ठीक है। अगर हम बायोगैस की बात करें तो इसका काम होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज यूज्ड इन लाइटनिंग एंड कुकिंग, कुकिंग और लाइटनिंग के काम भी आते हैं।
ये बायोगैस का एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन दे रखी है। ठीक है, अगर हम टेक्नोलॉजी और बायोगैस प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में कब डेवलप की गई थी, किसके एफर्ट से? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के एफर्ट्स की वजह से डेवलप की गई थी इंडिया में, और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की वजह से की गई थी। ठीक है, सो दिस इज अ डंग वाटर। ठीक है, यहाँ पे गैस होल्डर है, यहाँ CH4 CO2 और H2S हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज अ डाइजेस्टर, ये डाइजेस्टर प्रेजेंट है। ये क्या है? दैट इज अ स्लज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ बायोगैस प्लांट। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो हम माइक्रोब्स को कैसे यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट? जैसे हम बायो कंट्रोल के नाम से पता चल रहे हैं, हम बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करेंगे ताकि जो भी प्लांट की डिजीज है या पेस्ट की डिजीज है उनको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, द प्रॉब्लम जो है उसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं? बाय टैकल इंक्रीजिंग बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। हम बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। वो कैसे केमिकल? दैट इज अ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनमें हम पेस्ट को मारते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिन्हें हम इंसेक्ट को मारते हैं। अगर इनका हम ज्यादा यूज करते हैं ऐसे केमिकल्स का तो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो केमिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, इवन एनिमल्स के लिए भी, और हमारे इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं, सॉरी, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं इन अ सॉइल, ग्राउंड, वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल और क्रॉप प्लांट्स को भी क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। तो जो हमारी सॉइल है दैट इज आल्सो पॉल्यूटेड थ्रू द यूज ऑफ आवर वीडीसाइड्स टू रिमूव वीड्स। ठीक है, जो वीड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वीडीसाइड यूज करते हैं। तो वो जो सॉइल है वो भी पॉल्यूट हो जाती है, क्योंकि जब हम वीडीसाइड यूज करते हैं वो भी एक तरीके का केमिकल है। तो यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट और डिजीज के बारे में बताया गया, उनके बारे में देख लें। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें सो देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट। पेस्ट को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा मेथड है दैट इज हम किस पे डिपेंड हो जाए? नेचुरल प्रिडेशन पे डिपेंड हो जाए, बिना केमिकल को इंट्रोड्यूस करें। अगर हम केमिकल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा, तो उससे सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? जो भी पेस्ट आ रहा है, ठीक है, क्रॉप फील्ड में जो भी पेस्ट आ रहा है उसका कोई प्रिडेटर भी तो होगा, नेचुरल प्रिडेटर। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें इज दैट अ बायोडाइवर्सिटी जो फर्दर क्या करती है? हेल्थ। ठीक है, द मोर वेराइटी ऑफ सॉरी दैट इज मोर सस्टेनेबल इट इज। ठीक है, सो ऑर्गेनिक अगर फार्मर की बात करें तो हमें ऐसे वर्क क्रिएट करना है एक ऐसे सिस्टम तरीके से जहां पे इंसेक्ट जो है दैट आर समटाइम, जिन्हें हम पेस्ट कहते हैं, आर नॉट इरेडिकेटेड, पूरी तरीके से उनको हटाना नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ उन्हें एक मैनेजेबल लेवल पे रखना है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे चेक और बैलेंस के, जहां ताकि वो लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम में रह सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं उनका ये व्यू है कि हम इराडिक्शन कर सकते हैं क्रिएचर्स का दैट इज डिस्क्राइब एज अ पेस्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट आल्सो अनडिजायरेबल है, क्योंकि फॉर विदाउट देम बेनिशियल प्रीडेटरी और पैरासाइटिक इंसेक्ट जो उन पे डिपेंड करते हैं एज अ फूड और होस्ट के लिए, वो भी सरवाइव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर इसीलिए है रिड्यूस हो गया, और हमारी डिपेंडेंस जो है वो केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स पे बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमने यहाँ बात करी किसकी? लेडी बर्ड की और ड्रैगन फ्लाइज की, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होती है अगर हमें एफिड्स और मॉस्किटो से छुटकारा चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट थे जो कि इंट्रोड्यूस करे गए, जहां पे हमें बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करना था। वो क्या था? दैट इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। ठीक है, जो कि कहाँ अवेलेबल होता है? एक सैशे के फॉर्म में। ठीक है, जो शैम्पू के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना, उनको शैशे कहते हैं, उस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर ड्राइड स्पोर्स होते हैं, और उन्हें हम क्या करेंगे? वाटर के साथ मिक्स करेंगे और इसके बाद स्प्रे करने लगेंगे जो भी वनरेबल प्लांट्स हैं। ठीक है, जैसे ब्रासिका, फ्रूट ट्रीज। ठीक है, whenever these are eaten by the insect। ठीक है, फिर जो उन स्पोर्स को जैसे ही कोई इंसेक्ट खाएगा
ठीक है, या इंसेक्ट का कोई लार्वा खाएगा तो जो लार्वा के गट में टॉक्सिन रिलीज हो जाएगा और जो लार्वा है वो किल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जो बैक्टीरियल डिजीज होती है विल किल द कैटरपिलर, तो बैक्टीरियल डिजीज जो होंगी वो कैटरपिलर को किल कर लेंगी, बट लीव द अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड, और दूसरे इंसेक्ट जो अनहार्म्ड इंसेक्ट है उनको छोड़ देगी। because of the development of the genetic engineering in the last decade or so, ठीक है, जैसे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है लास्ट डेकेड में, तो हमने साइंटिस्ट को देखा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बीटी, दैट इज अ बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन इनटू अ प्लांट, जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं किसके लिए, इंसेक्ट्स के पेस्ट के लिए। ठीक है, बीटी कॉटन जो है जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जिसको हमने कल्टीवेट किया बहुत सारी सिटीज, बहुत सारे स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बायो कंट्रोल एजेंट की, तो बायो कंट्रोल जो नेक्स्ट है दैट इज अ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। जब हम प्लांट डिजीज के लिए यूज करते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, दैट इज अ फंगस ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये जो ट्राइकोडर्मा है दैट इज अ स्पीशीज आर अ फ्री लिविंग फंजाई, फ्री लिविंग फंजाई है जो कि कहाँ कॉमन होता है, रूट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है और बहुत सारे सेवरल पैथोजन के लिए भी इफेक्टिव है। नेक्स्ट जो है बल्को वायरस, वो भी एक तरीके का पैथोजन है जो कि इंसेक्ट और अदर ऑर्थोपॉड्स को किल करता है। ठीक है, अगर हम बल्को वायरस की बात करें, वो भी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है फॉर द जीन्स कॉल्ड न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये जो वायरस होता है ये एक एक्सीलेंट कैंडिडेट होता है क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, दे हैव बीन शोन दैट कि इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस और इवन नॉन टारगेटिंग इंसेक्ट। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट जिन पे कोई हमें टारगेट ही नहीं करना, तो उनके ऊपर भी इनका कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सो दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व टू एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे आईपीएम प्रोग्राम कहते हैं, व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्पेशली डिजायरेबल है। ठीक है, जहां पे हम बेनिफिशियली इंसेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, किसमें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, जिसका इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में इसको भी हम ट्रीट करा सकते हैं। तो हमने कितने बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में पढ़ा, अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो हमने जो पहला पढ़ा दैट इज अबाउट अ लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, जिसका काम होता है कि वो एफिड्स को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने जो पढ़ा दैट इज अ बैसिलस thuringiensis। नेक्स्ट अगर हम बात करें देन इट इज अ ट्राइकोडर्मा, जो कि प्लांट डिजीज को कवर करने में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा दैट इज अ बल्को वायरस। ठीक है, जो कि क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस है, एनपीवी, स्पीशीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम शो करते हैं। इसके बाद हार्मफुल सिर्फ किसके लिए हार्मफुल है, स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए ही हार्मफुल है, तो मतलब कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं छोड़ते किसी भी ह्यूमन, बर्ड्स और फिशेस के। ठीक है, इसके अलावा कुछ बायो इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं। ठीक है अगर हम बायो इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, याद क्या होगा, कभी अपने पापा से पूछना, ठीक है, अपने पापा से पूछना कि उनसे पहले वाले टाइम में जब मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह नहीं थी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मॉस्किटोज, जो मच्छर होते थे या ऑल आउट वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम पे मच्छर जो होते थे वो कैसे भगाए जाते थे, विद द हेल्प ऑफ नीम से भगाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि नीम के पास ऐसा केमिकल होता था जिसका नाम है दैट इज एजा डायरेक्टिन। ठीक है, जो कि क्या है, एंटी मॉस्किटो है। ठीक है, तो अगर हमें जो भी हाउस फ्लाई या मॉस्किटो को, जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान होते थे, तो नीम की पत्तियां रख देते थे, उसकी वजह से उसमें से केमिकल निकलता था दैट इज अ डायरेक्टिन, जो कि क्या है, दैट इज एंटी मॉस्किटो केमिकल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक कुछ स्मूदर क्रॉप्स भी होती हैं। कैसी क्रॉप, स्मूदर क्रॉप्स। स्मूदर क्रॉप्स क्या होती हैं, ऐसी क्रॉप्स जो वीड्स को ग्रोथ नहीं करने देती, क्रॉप्स दैट
don't allow the growth of weed. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इट्स अ बार्ले, राई, सॉर्गम। जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है ना तो वीड्स की ग्रोथ नहीं हो रही होती। अल्फा अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजिंग, ठीक है। सो इसमें हम 3 तरीके के बारे में पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर में। पहले बैक्टीरिया, that then is a bio BGA, that is a blue green bacteria जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट इज अ फंजाई। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, ठीक है। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो कौन कौन से बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, रुको, जो कि बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं। बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेसर, नाइट्रोजन को फिक्स करना, ठीक है। जिसमें से 3 होते हैं, दैट इज अ एजोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और बीजी रिंकिया। ये क्या होते हैं, दैट दे आर फ्री लिविंग। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज अ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। तो ये क्या करते हैं, ये सिम्बायंट होते हैं, सिम्बायंट नाइट्रोजन फिक्सेसर, ठीक है। दिस इज अबाउट अ बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या है, दैट इज अ राइजोबियम, सॉरी, नेक्स्ट क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, दैट इज अ बीजीए। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ हम यूज करते हैं नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है। ये क्या होते हैं, दैट दे आर, दोनों क्या होते हैं, बोथ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करते हैं और सिम्बायंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई जो होते हैं उसमें अगर हम बात करें, दैट इज माइको, दैट इज अ माइकोराइजा, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है किसके साथ, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ एंड फंजाई के साथ, ठीक है। ठीक है, बढ़े इसको आगे। सो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं एसोसिएटेड होती है किसके, जब हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज कर लेते हैं, ठीक है, लार्ज प्रेशर पे बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं केमिकल फर्टिलाइजर को, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, पॉल्यूशन रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर जो है खराब हो जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया कि हम किसमें स्विच हो जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, या फिर हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करें। किसका यूज करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो जाए या फिर बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करें। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिशनल क्वांटिटी होती है सॉइल की उसको बढ़ाते हैं, एनरिच करते हैं। जो मेन सोर्स होता है बायो फर्टिलाइजर का वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं वहां पे जो नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है, वहां पे वो क्या करता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलती है किसकी, राइजोबियम की, ठीक है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं किसमें, ऑर्गेनिक फॉर्म में, जो कि फिर बाद में कौन यूज करता है, प्लांट यूज करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया भी हैं
जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, दैट दे आर फ्री लिविंग। अगर सिम्बायोटिक की बात हो रही है तो राइजोबियम है, ठीक है, देखो, और फ्रैंकियम। फ्री लिविंग में कौन कौन है, दैट इज एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर एंड बीजीरिंकिया, जिनका काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है सॉइल को उसको एनरिच करना, बढ़ाना, ठीक है। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई भी जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, किसके साथ, प्लांट्स के साथ, प्लांट्स की रूट के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ऑफ द जीनस कॉल्ड ग्लोमस, ठीक है, किसके, कौन से जीनस, कौन सी जीनस, दैट इज अ ग्लोमस जीनस के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि माइकोराइजा फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसका काम होता है फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करना, कहाँ से, सॉइल से, और इसके बाद मतलब फंगल का काम क्या होगा, फंगस का काम होगा फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से और फिर वो प्लांट को दे देगा, ठीक है। लेकिन प्लांट का क्या काम होगा, प्लांट जो है वो अलग बेनिफिट शो करेगा, दैट इज रेजिस्टेंस टू अ रूट बोर्न पैथोजन, जो भी रूट बोर्न पैथोजन है उनके अगेंस्ट क्या करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा, टॉलरेंस शो करेगा अगेंस्ट द सैलिनिटी, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन, या फिर ड्रॉट के अगेंस्ट, बंजर जमीन के अगेंस्ट टॉलरेंस शो करेगा। ओवरऑल अगर देखे जाए पूरी तरीके से तो प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करेगा और उसकी डेवलपमेंट बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, दैट दे आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं और पूरी तरीके से एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं, जहां पे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसका एग्जांपल है दैट इज एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटोरिया, ठीक है। अगर पैडी फील्ड की बात करें तो वहां पे भी हमें साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलता है। पैडी फील्ड मतलब राइस फील्ड, जहाँ पे वो साइनोबैक्टीरिया जो है वो इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो सॉइल की है बढ़ जाती है, ठीक है। सो नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर जो है आजकल के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है और फार्मर्स उन्हें डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं अपनी फील्ड में, ठीक है, अपनी क्रॉप की फील्ड में, ताकि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश बने रहे और उनकी क्वालिटी जो है वो बढ़ती रहे और रिड्यूस हो जाए ऑन द डिपेंडेंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। और जैसे जैसे ये हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं और बाकी जो हमारी डिपेंडेंसी है किस पे, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, वो हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बायो फर्टिलाइजर, जो माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। सो thank you so much all of you for your love and support with this big great smile face। यहाँ पे हमारी पूरी बायोलॉजी सीरीज जो है कंप्लीट हो गई है क्लास 11th और क्लास 12th की, जिसमें मैंने सारे अच्छे से चैप्टर कराए हैं क्लास 11th और क्लास 12th के। एनसीईआरटी बकायदा सबकी रीडिंग कराई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। एनसीईआरटी के बाहर बहुत रेयर चीज बताई है, अगर बताई है वो भी वो चीज बताई है जो कि आ सकती है, ठीक है। बाकी पूरी एनसीईआरटी रीडिंग करी है। जो नेक्स्ट सीरीज है दैट इज द बायोलॉजी सीरीज 2.0, ठीक है। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, मैं पहले से ही पीपीटी बना के लेके आऊंगी, उस पीपीटी में लिखा होगा जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, हर चैप्टर से रिलेटेड। हो सकता है कुछ चीजें छूट जाएं, ये भी हो सकता है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन दैट इज ओनली अ रिवीजन सीरीज, एक ही तरीके की रिवीजन और क्विक सीरीज होगी, ठीक है, जिसको हमें हर चैप्टर को 1 आवर में कंप्लीट करना है या इससे कम टाइम में कंप्लीट करना है। इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कल से जो है हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम 2015 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल से ये स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारी क्विक सीरीज है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। So that's all about the chapter। यहाँ मैं पूरा अपना लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। Thank you so much once again। Have a nice day and have a good day to all of you।